श्रमिकों के कुशल क्षेम जानने वाले परिजनों का खर्च उठाएगी सरकार। परिजनों से समन्वय बनाने को 3 और अफसर भेजे उत्तरकाशी। आवागमन, रहने, खाने और मोबाइल का खर्च देगी सरकार। निरीक्षण करने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स। सुरंग के ऊपर ड्रिलिंग के लिए जगह तय, कहा बेहतर चल रहा राहत और बचाव कार्य। पीएम मोदी ने सीएम धामी से की फोन पर बात। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू के लिए जानकारी सुरक्षित निकालने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर श्रमिकों की सुरक्षित निकालने के लिए कांग्रेस ने किया यज्ञ। भगवान से मजदूरों को सुरक्षित निकासी की कामना। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव टले। 2 दिसंबर से नगर निकायों में प्रशासक होंगे नियुक्त। निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का चल रहा सर्वे। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है। उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रदेश महामंत्री भाजपा आदित्य कोठारी का कहना है कि टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है। में जो हादसा हुआ है वो दुखद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत गंभीरता के साथ में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। चूंकि पूरी तरह से वो टेक्निकल काम है, उसमें विशेषज्ञों की देखरेख में तकनीकी तौर पर उसमें एक वैकल्पिक छोटी टनल बनाने का काम चल रहा है। वो सभी को पता है। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को उसकी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस जो आरोप पर प्रत्यारोप करने का जो कर रही है, ये ओछी राजनीति है। आपदा के समय में, विपदा के समय में हम सबको मिलजुल करके उससे बचाव के तरीके ढूंढने चाहिए। और कांग्रेस आपदा में भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। तो सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए रोबोटिक्स मशीन सिलक्यारा सुरंग स्थल पहुंच गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स ने भी उत्तरकाशी पहुंचकर सुरंग स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं। साथ ही बताया कि मेरे साथ हिमालय भू विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं। तो बॉलीवुड गायिका मोना भट्ट मुंबई से लोहाघाट पहुंची और इस दौरान रामलीला कमेटी और रूमा झूमा के अध्यक्ष जीवन मेहता के नेतृत्व में नन्हे कलाकारों ने उनका स्वागत किया। मोना भट्ट ने सभी नन्हे कलाकारों का हौसला बढ़ाया। बता दें कि मोना भट्ट मूल रूप से उत्तराखंड के द्वारा हाट की रहने वाली हैं, जो मुंबई सहित कई राज्यों में होने वाले बड़े बड़े आयोजनों में अपनी शानदार आवाज से कुमाऊनी गीतों की प्रस्तुति दे रही हैं। वहीं इस समय हिमेश रेशमिया के एल्बम में अपनी आवाज दे रही हैं। मोना भट्ट ने बताया कि आज वह डीडी हाट महोत्सव में प्रतिभाग करने डीडी हाट जा रही हैं। बस उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बिल्कुल बरकरार है। वो बहुत अच्छा लगता है और यही छोटे बच्चे जो आगे जाके और आगे जाएंगे, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ कि ये बहुत अच्छा करें और जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सर के अंदर जो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, सब ये लोग डांस सीख रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि बहुत आगे जाएंगे। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जब बॉम्बे से आई तो हमारे साथी मोनी जी हैं, उन्हें मुझे शुभकामनाएं दी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे उत्तराखंड दोरहाट की मैम संबोता रहने वाली है, जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन बॉम्बे में जाके जो हमारे प्रदेश की संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति का जो प्रचार प्रसार, वहाँ का संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं, ये बड़ा खुशी का विषय है। और मैम लोग जो यहाँ से वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, अपनी बोली भाषा, अपनी जान पहचान, अपना खान पान, अपना रहन सहन, ये हमारा सौभाग्य है। और मैम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ
जो आप लोग गीत और संगीत के माध्यम से अपने क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन यहाँ की संस्कृति का चर्चा करें, उसके लिए शुभकामनाएं। आने वाले बहुत से लोग में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसमें आपका आगमन यहाँ पर हो और बच्चे आपसे कुछ। प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा मंगलौर के कुरुकुल नारसन में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें 14 से 19 वर्ष के लगभग 150 खिलाड़ियों ने कबड्डी सहित दौड़, खो खो, हाई जंप, लॉन्ग जंप खेलों में प्रतिभाग किया और इस मौके पर सभी खेलों में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं खेल महाकुंभ के दौरान विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और इनाम की राशि देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद चंद्र पांडे ने बताया कि हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी सरकार के द्वारा खेलों के माध्यम से युवाओं को मानसिक और शारीरिक स्वस्थ बनाने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पहला स्थान प्राप्त कर और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नेशनल पर भी पहला स्थान ही प्राप्त करूं और इसमें मेरे घर वालों और कोच का बहुत सहयोग रहा है। मैं टिकोले का निवासी हूँ, नारसन ब्लॉक में खेल रहा हूँ। खेल महाकुंभ का उद्देश्य जो है वो प्रदेश में खेल के माहौल को बनाना है और जैसा आप जानते हैं कि आजकल की जो है बहुत सारी कुरीतियों की तरफ बच्चे चले जा रहे हैं, कई ड्रग्स की तरफ चले जा रहे हैं, कोई जो है मोबाइल पे चिपका रहता है, तो उनसे उनको दूर लाकर फील्ड पे लाकर उनको स्वस्थ रखने का एक प्रयास हमारे सरकार का इसमें चल रही है। कई सालों से ये योजना चल रही है। उसी क्रम में आज इस विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता यहाँ पर अलग अलग दिन आयोजित की जा रही है। आज अंडर 14 जो हैं, जो बच्चे न्याय पंचायत से चयन होकर आए हैं, उनकी यहाँ प्रतियोगिता है। ब्लॉक स्तर पर पहले से ही नगद पुरस्कार मिलता है। इस बार इन बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पर भी नगद धनराशि दी गई है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सुदूर नेपाल सीमा के जेआईसी रोसाल के हाल बेहाल चल रहे हैं। स्कूल के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि स्कूल में पेयजल के लिए लगाई गई जल संस्थान की योजना में पानी न आने के कारण स्कूल के शौचालय गंदगी से भरे, जिस कारण छात्र छात्राओं में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। शौचालय जाने के लिए छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोहन चंद्र पांडे ने कहा कि कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों और डीएम के सामने भी समस्या को रखा गया, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। है, खासकर उनकी तो बहुत ही बुरी स्थिति है। हमने कई बार जो जल संस्थान की वहाँ लाइन है उनको कई बार ज्ञापन भी दिया है, मौखिक रूप से भी उनसे किया। पानी न आने की वजह से शौचालय सारे चौक हो गए हैं, बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। एक सीमांत क्षेत्र का स्कूल है और जो है बहुत सारी समस्याएं बच्चों को हो रही है। और एक दूसरा जिसमें 9 और 10 की कक्षाएं संचालित होती हैं, वह भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। उसकी छत में पूरी तरह से दरारें हैं और उसका जो मलबा है उसमें घटिया गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है मटेरियल का, तो उसकी वजह से वो पूरा मलबा जो है बच्चों के ऊपर गिरता है बार बार, तो उसमें बहुत खतरा बना हुआ है। कई बार इस बारे में भी हमने ज्ञापन दिया है। संज्ञान अभी तक तो हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिलेगी क्या संज्ञान लिया गया। रुड़की में जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरम महाराज ने कहा कि गौ माता भारत की प्रतीक है, जिसे सुरक्षित रखना सभी सनातनियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गाय के प्रति अपना संभाव व प्रेम जागृत करें। आज उपयोगितावाद को अपनाया जा रहा है, जो सही नहीं है। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में कहीं भी स्वार्थ नहीं है। हम तो केवल परमार्थ के लिए आए हैं और यही हमारी संस्कृति है। अखिल भारतीय गौ संवर्धन संगोष्ठी थी और मेरी लिखी हुई पुस्तक का विमोचन था गौ संहिता का। जगत गुरु शंकराचार्य श्री राजराजेश्वरम जी महाराज मुख्य अतिथि थे, श्री नरेश बंसल जी और श्री आचार्य अनिल वत्स जी, श्री आचार्य सुवेश शर्मन जी दिल्ली से पधारे थे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी देहरादून से आए थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी, संत कमल किशोर जी और देश भर के आए हुए मूर्धन्य विद्वानों ने यहाँ गौ संवर्धन पर चर्चा की और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, ये हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की है। गौ माता जो है वो भारत का प्रतीक है और गौ जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक धर्म भी सुरक्षित नहीं है।
लोहाघाट में खराब सड़कें विकास की पोल खोल रही हैं। खराब सड़कों से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मटियानी के क्षेत्र पंचायत सदस्य कैलाश सिंह के नेतृत्व में सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र के पंचायत सदस्य कैलाश सिंह और भारतीय किसान यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि पिछले कई वर्षों से सीमांत सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और कई जगह सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस बदहाल सड़क में ग्रामीण रोज जान हथेली में रखकर यात्रा करने को मजबूर है। ग्राम पंचायत मटियानी की रोड है, उसकी हालत देख लें, लेकिन इसको कई बार हमने शासन में प्रस्ताव दिए हैं, फिर भी इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हमने PMGSY हो या PWT हो, सभी विभागों में हमने कई बार लेटर दे रखे हैं। अपने लेटर पैड में ग्राम पंचायत की कई समस्या हैं। इस रोड की समस्या सबसे खतरनाक है। इसमें डामरीकरण उखड़ा है। हमारे यहाँ के जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं, इसको लोहाघाट में ले जाने में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों के लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। बाइक वाले तो बहुत बार इसमें फिसल भी चुके हैं, कई बार चोटिल भी हो चुके हैं। और कई बार जो है ये इसका विभाग को भी हमने इसका ज्ञापन दिया हुआ है, परसों तहसील दिवस में भी इसको हमने रखा है। तो हमारे विभाग से यही मांग है कि इसमें जल्द से जल्द जो है डामरीकरण का कार्य किया जाए, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है। 3-4 गांवों को ये सड़क जोड़ती है और नेपाल सीमा से लगा हुआ यह क्षेत्र है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या बीमार हैं, वहां से यहाँ लोहाघाट तक आने में उनको बहुत सारी समस्याएं हैं। थराली विधानसभा के पैनगढ़ गांव के ग्रामीणों पर आवाजाही का बड़ा संकट आ गया है। आलम यह है कि गांव के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर ट्रॉली के अभाव में जोखिम भरे पैदल रास्ते से आवाजाही को मजबूर है। हालत इस कदर बदतर है कि किसी राहगीर का पैर फिसला तो वह सीधा पिंटर नदी में जा गिरेगा। कई स्कूली बच्चे रास्ता न होने के चलते घरों में कैद हैं। सबसे बड़ी दिक्कत गर्भवती महिलाओं की है। वहीं उप जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि इस क्षतिग्रस्त रास्ते का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा और अब तक ग्रामीणों की आवाजाही के लिए ट्रॉली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। में हमारी मकानें तो क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारे पे ना रहने के लिए कुछ है, ना हमारे रास्ते, कोई दोनों तरफ से रास्ते बंद है हमारे। और मेरी वाइफ की डिलीवरी है गांव में और 2-3 डिलीवरियां और भी है, तो यहाँ पे कोई आने जाने की सुविधाएं नहीं है। एक ट्रॉली था, ट्रॉली से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे पे आने जाने की कोई सुविधाएं नहीं है। अब हम ऐसे में करें तो करें क्या? रास्तों के हाल हमारे ये हैं। वैसे भी मैं आपदाग्रस्त क्षेत्र वाला हूँ। कम से कम 7 से 8 बच्चे हैं जो कि डेली स्कूल आना जाना हरमनी इंटर कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो एक हफ्ते से उन बच्चों की भी छुट्टी है, क्योंकि ट्रॉली हमारी बंद हो चुकी थी। ट्रॉली से आ रहे जा रहे थे वो बच्चे, तो ट्रॉली भी बंद हो चुकी थी। तो उस चक्करों में आज फिर हम लोगों ने 2-4 आदमियों ने मिल के संज्ञान लिया कि हम रास्ता खुद ही बना लें। गाँव आपदा की मार हमेशा झेलता रहा है और 2013 में इन्होंने जब आपदा आई थी, रास्ता हमारा टूट गया था। और पेनगढ़ गांव को इन्होंने जो है कि एक हस्तचालित ट्रॉली दी, उसके बाद एक जनरेटर वाली थी। लेकिन जनरेटर वाली ट्रॉली को ये क्या कर रहे हैं कि 4 महीने चला रहे हैं, जुलाई से, और अक्टूबर में इसको बंद कर दे रहे हैं। रास्ता तो हमेशा बरसात में टूटता रहता है। सब लोगों का आना जाना इधर से है पेनगढ़ का, क्योंकि यहाँ पे रास्ता एकमात्र यही है। और बच्चे स्कूल जाते हैं और बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोई वृद्धा है, कोई बच्चे और वो डिलीवरी वाले हैं, सब लोगों का आना जाना है। लेकिन विभाग में जाने के बाद भी, कई बार बोलने के बाद भी विभाग हमारी सुन नहीं रहा है। गांव का रास्ता है और यहाँ से जो है कि हमारे मूलभूत सुविधाएं बाजार से और खाद्य सामग्री और कंट्रोल सरकारी, और फिर यहाँ से बच्चों का एकमात्र रास्ता है ये स्कूल का। पठन पाठन हरमनी इंटर कॉलेज जाते हैं। और जबकि रास्ते में पहले ऐसा होता था कि यहाँ रास्ता बनता था, तब ट्रॉली बंद होती थी। अब इन्होंने रास्ता भी नहीं बनाया, ट्रॉली भी नहीं बनाई। कह रहे हैं कि विभाग कि हमारा ये रास्ता नहीं है। PWD वालों ने ये रास्ता नहीं बनाया, ट्रॉली बंद। जब तक रास्ता नहीं बना, ट्रॉली बंद करने का हमारे बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? ठीक है, हम सुबह हमने अपने बच्चों को यहाँ से कंधे में रखा, अब यहाँ से बाहर। अगर इसमें अगर कुछ हो जाएगा, कौन देखने वाला तो है नहीं। इसके बाद हम खुद ही अपने सोच समझ के हमने कहा ये रास्ता खुद हम बनाना। इतनी बड़ी एक विकट समस्या है जहाँ से कि हमारे स्कूल के बच्चे जो डेली जाते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, और हमारी कोई वृद्ध महिलाएं हैं और आने जाने का जो सामान है वो पूरी तरह। और विभाग से हमने 2018 से कहते आ रहे हैं कि इस रास्ते को एक बार आप पुनः, लेकिन विभाग ने आज तक नहीं सुना। और जब डीएम दरबार लगा, स्वयं डीएम साहब को ये बताया था कि ये आपदा क्षेत्र है और आपदा क्षेत्र में इस तरीके से आप काम करिए कि कहीं अव्यवस्थित ना हो। तो उन्होंने भी हामी भरी थी, लेकिन विभाग ने अभी तक कहीं भी इसको प्रेषित नहीं किया।
देश भर में छठ पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उनकी और मां छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद व्रत का पारण किया। यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उत्तराखंड राज्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। लाखों की संख्या में व्रती महिलाओं ने जगह जगह घाटों पर आस्था के साथ पूजन किया। छठ पर्व 4 दिन का व्रत होता है। इसमें पहले दिन नहा खा होता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन छठ पूजा का व्रत होता है, उस चौथे दिन सूर्य भगवान का अर्घ्य देते हैं। इस व्रत में बच्चों के लिए और अपने पति के सुहाग के लिए ये व्रत किया जाता है और बच्चों की छठ मैया बच्चों के बुद्धि विद्या देने के लिए ये व्रत करते हैं। बच्चों की आयु लंबी, पति की आयु लंबी हो और बच्चे परिवार सब सुखी रहें। पूरा रात निर्जल रहते हैं बिना पानी के, घाट पे आके अर्घ देते हैं छठी मैया सूरज भगवान के। फिर चौथा दिन भी आके अर्घ देते हैं। जब तक अर्घ नहीं दिया था तब तक पानी उनी भी नहीं पीते। पूरा 4 दिन का पर्व होता है और ये मनता अपना करता है लोग। कोई शौक से करता है, कोई पति के लिए करता है, कोई लड़का के लिए करता है। ज़्यादा लोग लड़का के लिए करते हैं। ये हमारी सबसे महापर्व होता है बिहार का, जो कि हम लोग 3 दिन का इसमें व्रत रखते हैं। बहुत कठिन व्रत होता है और इससे हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो हमेशा ही पूरी होती हैं। सूर्य भगवान हमेशा पूरे करते हैं, छठी मैया। जो भी कष्ट होते हैं हमारे दूर होते हैं इस व्रत से और बहुत कठिन व्रत होता है ये। हम बिहार से सिवान जिला से रहने वाले हैं। ये हमारी खानदानी मतलब बिहार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्व है। ये 3 दिन से हम व्रत रखते हैं। बहुत कठिन व्रत होता है ये शाम को हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और फिर सुबह उगते सूरज को अर्घ देते हैं। उसके बाद ही हमारा ये व्रत खुलता है। छठ पूजा 4 दिन का होता है। इसमें एक दिन छोटा जो एक खाना होता है एक छोटा वाला होता है और एक बड़ा वाला होता है। बड़ा वाला दिन घाट पे आते हैं, छोटे वाले दिन वो घर पे ही करते हैं। तीसरे दिन अर्घ देते हैं। शाम को भी बड़ा वाला छठ में अर्घ देते हैं और सुबह भी अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। उसके बाद से अपना व्रत खोलते हैं। बीते रोज पूरे देश में छठ महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा द्वारा करवाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। बता दें कि छठ का महापर्व पूरे देश में लोक आस्था का बड़ा त्योहार है, जो कि 4 दिन का होता है, जिसमें महिलाएं संतान सुख के लिए व्रत करती हैं और सूर्य को अर्घ्य देकर घर में सुख शांति की कामना करती हैं। छठ पूजा राम जी 14 साल का वनवास काट के आए थे, सीता मैया छठ पूजा की थी। उसी का आराधना में सारे धरती पर लोग छठ पूजा करते हैं और सबके अच्छे से हो जाते हैं। सबके मिलजुल के सहयोग के अनुसार ये व्रत होती है। छठ पूजा बिहार का मुख्य महापर्व है। ये 5 दिनों का त्योहार है, जिसे बहुत श्रद्धा से हम मनाते हैं, जिसमें उगते सूरज और अस्त होते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और सभी इसमें जाति पंथ सब एक बराबर है। सबका एक ही जैसा त्योहार मनाया जाता है, सबका प्रसाद भी एक ही होता है। कोई भी किसी भी त्योहार में कभी भी डूबते सूर्य की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ पहले डूबते सूर्य, आप इसको ऐसे समझिएगा कि पहले बुजुर्ग हैं फिर हमारे बच्चे हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, पहले हम डूबते सूर्य की पूजा करते हैं फिर उगते सूर्य की। तो डूबते सूर्य की पूजा पहले दिन हुआ, इसके बाद अगले दिन आज सुबह ये हुआ, तो 4 दिन का ये त्योहार पूरा होता है। ये इसमें कोई पंडित पुरोहित नहीं होते, कोई मंत्र का उच्चारण नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती। प्रत्यक्ष देवता हमारे भगवान सूर्य होते हैं, उनकी पूजा होती है। छठी मैया कहा जाता है भगवान सूर्य की बहन है, तो हम भगवान सूर्य और छठी मैया दोनों को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं।
पिथौरागढ़ के जाखनी में कबाड़ की दुकान के गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी ज्यादा थी कि आसपास के मकानों और दुकानों तक उसकी लपटे जा रही थी। घटना की सूचना प्रशासन को मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अगली खबर का रुख करेंगे। एसटीएफ कुमाऊं का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी और इसी कड़ी में एसटीएफ ने चंपावत जिले के पाटी थाना क्षेत्र से चरस तस्कर को 2.479 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। पाटी थाना एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि सूचना पर एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ पाटी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पब्लिक एसटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर की टीम द्वारा 2.5 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति जो खनस्यू सुरंग गांव का निवासी है उसे गिरफ्तार कर थाने हाजा में जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार भी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की मौजूदगी में पंचायती मंदिर में हवन किया। और इस मौके पर महारा ने कहा कि टनल के अंदर फंसे लोगों की संख्या की सूची भी अलग अलग जारी की जा रही है और ऐसे में सरकार इस घटना को लेकर खुद कंफ्यूज है। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आने से मजदूरों को सुरंग से निकालने की उम्मीद कुछ हद तक जगी है। अपनी ओर से लगातार कर रहे हैं और निश्चित ही ये देश आस्थाओं का देश है और हम लोगों ने सोचा है कि ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और निर्णय सही ले और जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। पहले आपने 35 आदमी कहा, फिर 40 कहा, कल 41 की सूची जारी हुई है, तो सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है और कुछ भी नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेशन आपस में सही से नहीं बना है। अब जाके गडकरी जी आए हैं और उन्होंने वहाँ खुद ध्यान दिया है, तो शायद अब कोऑर्डिनेशन बने। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार और एजेंसीज को सद्बुद्धि आए और जो वहाँ अंदर फंसे हुए हैं लोग उनकी जान बच सके और उनको सही समय पर बाहर निकाला जाए। तो सिलक्यारा में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने मौके पर डेरा डाला हुआ है और इन उच्च अधिकारियों ने विशेषज्ञों के साथ सुरंग के भीतर से लेकर इसके ऊपर की पहाड़ी तक का जायजा लिया। यह अधिकारी रेस्क्यू एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग को लेकर भी विभिन्न मोर्चों पर काम में जुटे हैं। देश भर से सिलक्यारा पहुंचने वाले संसाधनों और मशीनों की तेजी से मौके पर नजर रखने के साथ ही अभियान में पेश आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान का जिम्मा भी इन अधिकारियों पर है। यहाँ पे फंसी हुई है, हम इनका किस तरह से इनको बाहर निकालने की कोशिश करें। और आज हमें टीएचडीसी को भी इंस्ट्रक्शन हुए हैं कि जो इसका दूसरा सिरा है, ये तो है यहाँ से शुरुआत, और बड़कोट की तरफ वाला जो है वहाँ से भी लगभग 480 मीटर की जो टनल है उसको खोदने के लिए हमें एक ड्रिप बनाने के लिए बोला गया, जिसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। ये अभी इरेक्शन होनी है और उसके बाद ये यहाँ से होल करेगी, तो जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ये जिंदगियाँ बचाई जा सकें। लेकिन हमारी टीएचडीसी का प्रयास है, हम सिर्फ यहाँ पे जन सेवा के लिए आए हैं। तीसरा हो गया जो आपका डेब्रिज है और जो टॉप है, रूफ है टनल का, उसके बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर प्लान ये बना है, ये विचार किया गया है कि वहाँ पर कोई रोबोट हो जिसको भेज के हम देखें कितना स्पेस है और उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ हम पाइप डाल सकते हैं। चौथा, एक हम वर्टिकली ड्रिल कर रहे हैं जो डेब्रिज है उसको उस तरफ, नहीं तो अगर बड़ा नहीं बन सकता है तो कम से कम लाइफ सपोर्ट के लिए वो काम आएगा, ताकि लोगों को ऑक्सीजन और वो सारी चीज़ें उससे हम कर पाएंगे। साइड से दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हम साइड टनल बनाएंगे एट द सेम लेवल ऑफ द टनल, ताकि उनको उससे हम निकाल। रामनगर कैंप कार्यालय पर महानगर की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और इस दौरान कैंप कार्यालय पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष महक सिंह सैनी एडवोकेट के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। कैंप कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष गोपाल सैनी ने कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष मेहर चंद्र, महामंत्री मुकेश सैनी और संगठन मंत्री के रूप में अनुज गुप्ता और गौतम इंसा को सम्मिलित करते हुए 17 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।